ना रुकेंगे और ना ही झुकेंगे, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी सेकंड बुक के तीसरे चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के बड़े वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर से दो नंबर के 2 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए आपकी पाठ्य पुस्तक के मैचिंग वाले प्रश्न से ही अपनी बात स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ व्यक्ति और कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है और सामने उनसे जुड़े हुए तथ्य दिए गए हैं। आप इनको मैच कीजिए। ये प्रश्न है और हम डायरेक्ट उत्तर के ऊपर आते हैं। चरण सिंह का संबंध किसान से, पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से संबंधित है, बिहार के अकाल की बात जोनिंग से रिलेटेड है और वर्गीज कुरियन है वो सहकारी डेयरी से रिलेशन रखते हैं। तो इस आधार पर मैचिंग करने हैं, इस आधार पर ही कॉपी के अंदर अगर प्रश्न आए तो उसका जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है एक प्यारा सा, बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए 2 नंबर में तो आपको इस हिसाब से उत्तर लिखना है। 1944 में भारतीय उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था, एक प्लान इकोनॉमी चलाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान की इच्छा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इतनी बात 2 नंबर के अंदर पर्याप्त है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? आपको याद आ रहा होगा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। ध्यान रखिएगा, सीधा सा सिंपल बात आपसे पूछ ले भी श्वेत क्रांति क्या है तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और जबकि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो यहां ऑपरेशन फ्लड की बात है और 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से ये आंसर आप लिख सकते हो। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड केवल डेयरी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके और गरीबी दूर हो सके। तो 2 नंबर के आंसर में आप इतनी बात है वो लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा सा, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? तो ये प्रश्न है, जैसे कि आपको जानकारी है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया गया। इस योजना में भूमि सुधार के ऊपर जोर दिया गया और इसे देश के विकास की बुनियादी चीज माना गया। एक चीज और है, अगर 2 ही नंबर का प्रश्न आता है तो आप भले ही स्टार्टिंग में इतनी बात नहीं लिखे, इतनी लिख सकते हो भी ज्यादा कृषि क्षेत्र के ऊपर जोर दिया गया। और उसके बाद दोनों में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में डिफरेंस की बात है तो फिर आप ये डिफरेंस लिख दें। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास के ऊपर अधिक जोर दिया गया। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धैर्य रखना पड़ेगा भैया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना तेज संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल जो चेंज है उस पर बल देती थी। तो ये 2 अंतर भी आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें इन चीजों को, उनसे बात कर लें। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा सा, मॉडल पेपर में भी आपने देखा होगा, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम बताइए, हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम बताइए। तो सबसे पहले धनात्मक जो पॉजिटिव बात निकली हरित क्रांति से वो क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस प्रकार से 2 पॉइंट आप कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला, हरित क्रांति से
खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। इसको शॉर्ट आप अपने तरीके से लिख सकते हो भी हरित क्रांति से ज्यादातर गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, इतना भी लिख सकते हो। दूसरा, हरित क्रांति के कारण मध्यम श्रेणी के जो किसान थे उनका उभार हुआ, इतनी बात। इस तरीके से शब्द आप अपने हिसाब से सेट कर ले। पहला है हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और दूसरा मध्यम श्रेणी के जो मिडिल किसान थे उनका जन्म हुआ, उभार हुआ। ये दो सकारात्मक परिणाम रहे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। भी नुकसान क्या हुआ इससे? तो देखिए, इस क्रांति से गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर बढ़ गया, गरीब और गरीब होता गया और जो जमीन का मालिक है वो और ज्यादा अमीर होता गया। दूसरा, इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो इलाके थे कृषि की दृष्टि से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ गए। आपको पता है हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला था। तो इस प्रकार से आप दो नकारात्मक परिणाम अपने हिसाब से कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, नियोजन के शुरुआती दौर में कृषि बनाम उद्योग का विवाद रहा। भी स्टार्टिंग में देश का डेवलपमेंट है वो कृषि को आधार मानते हुए आगे बढ़ाएं या उद्योग को आधार रखें, इस कथन को स्पष्ट करना है। या ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। भी अपने अपने पक्ष जो रखे गए, तो 2 नंबर के हिसाब से इसका उत्तर तैयार करें। तो इस विवाद में निम्न तर्क दिए गए, जैसे कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की दशा में सुधार होगा, जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन करने वालों का यह तर्क था कि औद्योगिक विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी। दूसरा है, अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। तीसरा, कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मक्खड़ जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। कृषि विकास हेतु तो अनेक कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास की दिशा में कोई विशेष प्रयास है वो नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके ये 3 पॉइंट है। आप कम से कम इनमें 2 पॉइंट, और उसकी भी आप चाहें तो मैटर थोड़ा कम कर सकते हो, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो आसान में। भी जो खेती का समर्थन करने वाले थे उनका था भी इससे किसानों की दशा सुधर जाएगी, जबकि उद्योगों का विकास करने वालों का तर्क था भी इससे लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। एक ही हो गया। दूसरा, भी कुछ लोगों का मानना था भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के जो उद्योगों को अपनाया गया, लेकिन वहां खेती के विकास के लिए कोई रणनीति है वो नहीं बनाई गई। तो आप अपने हिसाब से बस आप इनसे थोड़ी सी बात करें पॉइंटों को। 3 पॉइंट दिए गए हैं ताकि आप इन पर विचार कर लें और इनमें से जो याद रह जाए आपके वो बेस्ट हैं, जो आपके समझ में आ जाए वो बेस्ट है। कोई 2 पॉइंट के हिसाब से आप अपनी बात इस प्रकार से लिख सकते हो इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे। 3rd चैप्टर आपको पता है डेवलपमेंट से ही है भी किस प्रकार से देश का विकास किया जाए। तो प्रमुख मतभेद क्या थे, यहाँ काफी सारे मतभेदों की बात करेंगे। आप 2-3 पर थोड़ा सा गौर कर लें जो आपको आसान लगे और इजीली समझ में आ जाए। आजादी के समय विकास के सवाल पर विभिन्न मतभेद थे, जैसे पहला, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाएगी। भी आर्थिक विकास भी हो लेकिन सामाजिक न्याय भी सबको मिले, यानी सबका विकास हो, इस सवाल पर मतभेद था। दूसरा, विकास के 2 मॉडल थे, उदारवादी मॉडल या पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाएं या समाजवादी मॉडल को अपनाएं, इस पर मतभेद था। आपको पता है इंडिया ने फिर कौन सा अपनाया, दोनों का ही मिश्रित रूप, जिसे हमने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा, कुछ लोग उद्योगों को उचित रास्ता मानते थे विकास का, और कुछ की नजर में कृषि है वो प्रमुख जो डिमांड है वो रही। भी किस पर ज्यादा फोकस करें, कृषि पर या उद्योगों पर, यह भी मतभेद था। और चौथा, कुछ अर्थशास्त्री केंद्रीय नियोजन के पक्ष में थे, भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, वहीं कुछ लोगों का था विकेंद्रीकृत नियोजन को अपनाया जाए।
यानी काम का बंटवारा हो, स्टेट भी गांव भी अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की प्लानिंग है वो कर सके। तो समझिएगा ये 4 प्रकार के प्रमुख मतभेद थे। मैं चाहूंगा आप इनको समझते हुए अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया? सीधी सी बात, आपको पता है मार्च 1950 के अंदर योजना आयोग का गठन हुआ था। किन उद्देश्यों को, किन कारणों को लेकर किया गया उसकी बात है। योजना आयोग का गठन निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। पहला, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, सबको रोजगार मिले ऐसी व्यवस्था हो। दूसरा, गरीबी का उन्मूलन हो, यानी गरीबी का खात्मा हो, समाप्ति हो। तीसरा, सामाजिक समानता की स्थापना करना। और चौथा, उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करना। तो इन उद्देश्यों को लेकर ही योजना आयोग की स्थापना है वो की गई थी। और आज आपको पता है योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो चुका है। तो ये भी वो तो अपने MCQ क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें इन सभी मुद्दों के ऊपर बात है वो कर चुके हैं। तो ये थे अपने तीसरे चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के बड़े वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक चीज जरूर बच्चों को संशय रहती है अक्सर, वो ये है भी सर ये तो पाठ के पीछे के ही प्रश्न हैं या इनके अलावा और भी कुछ पढ़ें। देखिएगा एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली प्राथमिकता अपनी ये हो, अब जितना अपने पास टाइम है भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। अब उसके लिए ये जरूरी नहीं है भी ये तो पाठ के पीछे के हैं या पाठ के अंदर से हैं, पाठ के पीछे वाले भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी तो एग्जाम में आएंगे। आपने मॉडल पेपर भी अगर गहन अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन है वो पाठ के पीछे वाले हैं। और बहुत से पेपर आपने देखे होंगे जो अब तक दिए हैं भी काफ़ी क्वेश्चन पीछे वाले भी आ जाते हैं, कई बार उनकी भाषा बदलकर आंसर है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है भी ये तो पाठ के पीछे का है, प्रश्न तो पाठ के अंदर से आएंगे। एक बात ध्यान रखिए, पाठ जो भी आप लेसन पढ़ते हैं उसका सार गर्भित अर्थ है वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो पेपर अपने आप ही आसान हो जाता है। और फिर आप ही कहोगे 21 तारीख को पेपर होते ही सर पेपर बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि आपके समझ में आया हुआ था, आपको कंसेप्ट है वो समझ में आया हुआ था, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या आपको वहाँ पर नहीं आई। तो पाठ को समझना ज़्यादा जरूरी है भी इसमें किस मुद्दों के ऊपर है वो बात की जाती है। ये कोई इशू नहीं है भी पाठ के अंदर से है बाहर से। ध्यान रखिएगा, ज्ञान यानी सीधे साधे रटे रटाई प्रश्न, बोध और जो ज्ञानोपयोग के जो प्रश्न हैं जो कि समझ पर आधारित होते हैं। और आप देखेंगे पाठ के पीछे के अधिकतर लगभग जो प्रश्न दिए गए हैं वो बोध और ज्ञानोपयोग और कौशल पर आधारित हैं, इसलिए पाठ के पीछे वाले प्रश्नों की भी आने की संभावना रहती है। ब्लूप्रिंट देखा होगा, ऊपरी ऊपर लिखा होता है विज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, मौलिकता। तो आप देखिएगा उनका क्या मतलब है। ज्ञान मतलब सीधा रटा रटाया प्रश्न जिसका आंसर चेंज नहीं होता। बोध, ज्ञानोपयोग, मौलिकता में आप अपने हिसाब से टॉपिक को समझकर अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हो। और पाठ के पीछे के बोध और ज्ञानोपयोग के ही प्रश्न हैं, इसलिए जब बोध और ज्ञानोपयोग आधारित प्रश्न आएंगे तो पीछे वाले प्रश्नों के भी बोर्ड के अंदर आने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को भी अभी तक भी कोई संशय हो, अपने आप पर कोई क्वेश्चन मार्क कर रहा हो खुद के ऊपर ही, तो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस बात को आज रिपीट किया है। तो उम्मीद करता हूं आप ये कंसेप्ट है वो समझ गए होंगे भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और अगर आप सतत प्रयासरत हैं, सपने अपने आप सच हो जाएंगे। बस आप लगातार जितना समय आप, और बीच बीच में रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सब कुछ आप प्राप्त कर पाओगे, इसलिए रेस्ट भी आप प्रॉपर करते रहिएगा। और ये किसी प्रकार की नकारात्मकता अपने ऊपर हावी है वो नहीं होने देनी है, क्योंकि हम तो हर फेस्टिवल को जीत रहे हैं, इस फेस्टिवल को भी जीत लेंगे। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।